Good morning, students. Now I start our today's class in a subject of political science. And as you know, we are learned the chapter India's external relation. And in previous chapters, we look about their India's relation between world and the groups, which is capitalist and communist groups. And after that, we see that there are development of India relation with China, and after that conflict era, and we defeated by China. That is very hopeless time for India. And as well as we look after that the war with Pakistan, and we just won war, especially Indira's period, Madam Indira Gandhi's period war. It is very brave lady. She is very brave lady. But after that, the India's economical conditions are very poor. And now we are move our another topic, which is the कारगिल वार. तो कारगिल वार के बारे में अब हम देखेंगे कि क्या होता है उसमें. अभी तक हम लोगों ने इंदिरा गांधी के समय तक की लड़ाइयों को देखा, उनको जाना. इंदिरा गांधी ने जो बहादुरी दिखाई, उन्हें आयरन लेडी का दर्जा मिला. और जब उन्होंने यह जो युद्ध था वो जीता, मतलब उनके नेतृत्व में जो भारत पाकिस्तान की मुक्ति वाहिनी के नाम से जो युद्ध हुई थी, और भारत ने अपनी सेना को बांग्लादेश, पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान के, वेस्ट पाकिस्तान के मोलेस्टेशन से बचाने के लिए ईस्ट पाकिस्तान में भी बांग्लादेश में अपनी सेनाओं को भेजा था. तो इन सारी चीज़ों के होने के बाद इंदिरा गांधी का जो क्रेज़ था वो भारतीय राजनीति में बहुत ऊपर चला गया. उसके बाद बैक टू बैक बहुत सारे विधानसभा चुनाव हुए, और लोकसभा चुनाव में भी इंदिरा गांधी को विजय मिली, प्रचंड बहुमत मिला. उनकी जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उनकी जो ख्याति थी वो पूरे भारत भर में बहुत पसंद की जाने लगी. मैंने बोला ना कि उन्हें आयरन लेडी यानी कि लौह महिला कहा जाने लगा. तो इस प्रकार से जो भारत पाकिस्तान का वार था उसमें हम बस चाइना से हारे. बाकी जो लड़ाइयाँ हुई भारत और पाकिस्तान में उसमें विजय हासिल किया. हालांकि उसके बाद हमारी इकोनॉमिकल कंडीशंस काफ़ी सफ़र करने लगी. जाहिर सी बात है, हमारे पास सीमित संसाधन थे, बहुत कम रिसोर्स थे, और उन रिसोर्सेज की वजह से जब हम डेवलपमेंट को छोड़ कर के डिफेंस पे खर्च करेंगे तो इकोनॉमिकल क्राइसिस आएंगी ही. तो इन चीज़ों का हमको फेस करना पड़ा. और हमारी जो 5 ईयर प्लान्स थे, जो थर्ड 5 ईयर प्लान था उस पर तो फ़र्क आया ही. 61 से लेकर के 66 तक हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान था, वो तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ. और उसके बाद हम 5 ईयर प्लान को थोड़ी देर के लिए सस्पेंड कर दिए, और बैक टू बैक 3 साल तक, यानी कि करीब लगातार 3 कंटिन्यू जो है हम लोग 3 1 ईयर प्लान चलाए. और लास्ट उसके बाद फाइनली जो हमारा फोर्थ 5 ईयर प्लान था 1969 में वो स्टार्ट हो पाया. तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से भारत ने जो आज़ादी हासिल करने के बाद प्लान डेवलपमेंट के बारे में सोचा था, वो प्लान डेवलपमेंट को वो ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट कर ही रहा था कि उसे वार में जूझना पड़ गया. और इसकी वजह से भारत का जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट है वो प्रभावित हुआ, इकोनॉमिकल क्राइसिस में फंस गया. ये सारी चीज़ें हुई. और आगे हम लोग बढ़ेंगे तो उसमें अब हम लोग देखते हैं भारत की परमाणु नीति है. कारगिल वार के बारे में पहले बात कर लेते हैं. कारगिल वार क्या था? 1999 में भारत के कुछ सेक्टर्स, मतलब कारगिल कश्मीर के सेक्टर्स में कबीलाइयों के रूप में, कबीलाई मतलब कि वहाँ के लोकल पीपल, कश्मीर के लोकल पीपल को कबीलाई कहा जाता था. जैसे आप देखिए ना, अनुसूचित जाति जनजाति होती है ना, तो वैसे ही वहाँ के लोकल से कबीला नाम सुने होंगे. कबीला यानी कि जो जंगलों में रहें, पहाड़ों पे रहें, शहरी सुविधाओं से, सभ्यताओं से थोड़ा दूर. हालांकि ऐसा नहीं है कि वो असभ्य होते हैं, मतलब थोड़ा सा कटे रहते हैं मुख्य धारा से. तो ऐसे इन कबीलों में रहने वाले लोगों को कबीलाई पर्सन कहा जाता है. तो कबीलाइयों के रूप में भारत के द्रास, मस्को, काक्सर और बतालिक,
इन जगहों पे, ये कश्मीर में पड़ते हैं, कारगिल के एरिया में ये चोटियाँ हैं और छोटे छोटे मतलब गांव टाइप के कह लीजिए आप, वहाँ पे पड़ते हैं कारगिल में। तो वहाँ पे इन जगहों पे पाकिस्तानी सैनिक कबीलाइयों के रूप में कब्जा कर लिया, और बाद में ये प्रूव हो गया कि ये पाकिस्तानियों की ही पूरी कारगुजारी थी। अब आपने देखा होगा हमारे यहाँ क्या है कि कोई चीज़ हम थोड़ा सा देर से समझते हैं, तब तक जब तक कि हमें उसके डायरेक्ट खतरे न दिखे। तो भारत उस समय इस मामले में लीड कर गया, वो खतरा बढ़ कर के आगे आए उसके पहले ही खतरे को भाप गया और इन घुसपैठियों के खिलाफ, इन्वेंडर्स के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया। और ये एक्शन शुरू हुआ था 99 मई जून में। बोफोर्स तोप का यूज़ किया गया था, और बोफोर्स तोप है उस समय जो बड़ी आलोचना हुई थी बोफोर्स तोप के कारण राजीव गांधी जी की, और कहा गया था कि बोफोर्स तोप जो कांग्रेस सरकार ने खरीदी है राजीव गांधी जी के प्रधानमंत्री काल में, तो उस बोफोर्स तोप में बड़े रुपए खाए हैं कांग्रेस ने, राजीव गांधी ने। और क्वात्रोची करके एक व्यक्ति था, राजीव गांधी के बहुत नज़दीकी मित्र थे, कहा जाता था कि उसने ही ये बीच में मीडियोकर का काम किया, दलाली का काम किया। खैर, तो वो तो एक दौर था, लेकिन बोफोर्स तोप की वजह से ही हम ये युद्ध जीत पाए। और 26 जुलाई 1999 यानी कि करीब 3 महीने में भारत ने अपनी सारी, जहाँ पे घुसपैठ हुआ था वहाँ पे सब जगह से उसने अपने कब्जा वापस ले लिया। और उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ और भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। और कहा जाता है कि पाकिस्तानी सेना ने यह कृत्य करने से पहले अपने प्रधानमंत्री को भी भरोसे में नहीं लिया था, यानी प्रधानमंत्री तक को नहीं पता था ये चीज़, और उसने हमला कर दिया, पाकिस्तान में घुस गया। और दूसरी बात यह है कि ये फुल स्केल वार नहीं हुआ, ये कारगिल तक ही सीमित रहा। और सबसे बड़ी बात कि इसी के कुछ इस हमले के कुछ समय, मतलब ये कारगिल वार छिड़ने के कुछ पहले भारत और पाकिस्तान दोनों ने परमाणु बमों का परीक्षण किया था, न्यूक्लियर बम टेस्ट किया था। तो विश्व को ये भी था कहीं ये लोग न्यूक्लियर बम में उलझ न जाएं। तो ये सारे थ्रेट थे विश्व के सामने, और लोगों के अंदर बहुत घबराहट थी। तो लेकिन ये फुल स्केल वार नहीं बना और कारगिल तक ही इशू शांत हो गए। हालांकि पाकिस्तान में उसके बाद जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने प्रधानमंत्री का तख्ता पलट कर दिया 1999 में, और वहाँ पे जो है एक तरह से मिलिट्रियल डिक्टेटरशिप शुरू हो गई। तो ये कारगिल संघर्ष था। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है भारत का न्यूक्लियर पॉलिसी, इंडियाज़ न्यूक्लियर पॉलिसी। ये भारत का न्यूक्लियर पॉलिसी कैसा है, तो आप देखिए भारत ने सबसे पहले जो परमाणु परीक्षण किया था वो 1974 में, यानी 1974 मई में। और 1968 में वर्ल्ड कम्युनिटी ने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी कि परमाणु अप्रसार संधि बना ली थी। और इसका उद्देश्य यही था कि जो परमाणु बम है वो बहुत लोगों तक न फैले, और 5 देशों तक ही ये सीमित था, जिसमें हम लोगों ने कई बार चर्चा भी की है। और यही 5 देश संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं। ये हैं अमेरिका, फ्रांस, चाइना, ब्रिटेन और रशिया। पहले यूएसएसआर था, बाद में यूएसएसआर की सीट को रशिया ने टेक ओवर कर लिया जब वो डिसइंटीग्रेट हुआ। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसएसआर और चाइना, ये 5 अस्थायी देश थे। और भारत ने 74 में परमाणु परीक्षण किया, और उसके बाद 68 में ही परमाणु अप्रसार संधि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को शुरू कर दिया गया था।
जहाँ तक भारत की बात थी तो इस परमाणु अप्रसार संधि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी में भारत ये मानता था कि ये बहुत ही भेदभावपूर्ण संधि है। इसमें परमाणु अप्रसार को कुछ देशों के लिए सही माना गया है। परमाणु बम या न्यूक्लियर पावर, सीधे सीधे परमाणु शक्ति का उपयोग कुछ देशों के लिए सही माना गया और कुछ देशों के लिए गलत माना गया। हालांकि भारत का ये स्टेटमेंट रहा है कि हम जो भी न्यूक्लियर पावर अचीव कर रहे हैं वो हम अपने डेवलपमेंट के लिए यूज़ करेंगे, ना कि हमले के लिए। तो ये चीज़ें था। और एक इशू और थी, 1974 में भारत ने परीक्षण किया था और 1973 में अरब इजराइल वार चल रहा था और इसकी वजह से पूरे देश में तेल को लेकर के बड़े हाहाकार मचे हुए थे। और चूँकि तेल महंगा हुआ तो भारत की अर्थव्यवस्था कृषि से तेल से बहुत प्रभावित रहती है। भारत इसकी वजह से भारत में काफ़ी महंगाई बढ़ गई, मुद्रास्फीति बढ़ गई। तो ये सारी समस्याएं भारत में आई और उसी समय भारत में बहुत सारे, अभी हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे इस एरा के बारे में। उसी समय भारत के बहुत सारे कह सकते हैं कि जगहों पे स्ट्राइक्स चल रहे थे। सबसे बड़ा रेलवे स्ट्राइक हुआ था। तो जेबी मूवमेंट उस समय चल रहा था, जयप्रकाश नारायण का मूवमेंट चल रहा था, टोटल रेवोल्यूशन, संपूर्ण क्रांति। और देखिए इसके पीछे बहुत राजनीति भी है ना। और आप देखिए आपके पेज नंबर मैं बता रहा हूँ, हाँ पेज नंबर 78 पे आप देखिएगा तो वहाँ पे ये चीज़ें लिखी भी हैं। 78 एक कार्टून बना हुआ है साइड में, आई एम कन्फ्यूज्ड इजंट इट ऑल अबाउट एटम बम, वाई डोंट वी से सो। यानी कि ये एक प्रकार का चिंतन है, एक प्रकार की थिंकिंग है। ये जो बच्चा है वो कंफ्यूज दिख रहा है। और सीधी सी बात है कि ये सिर्फ परमाणु बम इसलिए मतलब परमाणु बम ही परीक्षण किया गया, जबकि भारत उस समय अपने बहुत सारे इंटरनल प्रॉब्लम से घिर रहा था, फेस कर रहा था इंटरनल प्रॉब्लम को। तो क्या समस्याएं थी, क्या राजनीति थी? सीधी सी बात है कि अगर घरेलू समस्याएं हैं और आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि आपका जो फोकस है देश का वो घूम जाए और आप अचानक से हीरो बनकर के आ जाए। तो बहुत सारी पॉलिटिक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जब रेगुलर क्लासेस चलेंगी तो हम लोग उस पर डिटेल में बातें करेंगे। फ़िलहाल बस आपको मैं क्लू दे रहा हूँ कि ये चीज़ें भी थी। और परमाणु बम का परीक्षण हुआ तो उसके पीछे बहुत राजनीति थी। अरब वार भी हुआ था, अरब इजराइल वार भी हुआ था। देश की इकोनॉमिक कंडीशंस सही नहीं थी। टोटल रिवोल्यूशन कॉल किया गया था, संपूर्ण क्रांति कॉल किया गया था। क्रांति किससे चाहिए थी, क्यों दोबारा से संपूर्ण आज़ादी की बात की जा रही थी कि पूरी आज़ादी नहीं मिली है। तो ये चीज़ें क्या थी, ये मैटर्स क्या थे। और जिसमें इंदिरा गांधी परमाणु बम का परीक्षण कर देती अचानक से, तो इसके पीछे बहुत बड़ा खेल था। उस खेल के बारे में लोग बाद में डिस्कस करेंगे। और भारत देखिए दूसरी बार क्या होता है कि एक नया टेस्ट आता है जिसे कहा जाता है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, CTBT। 1995 में परमाणु जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी था उसको बहुत समय के लिए बढ़ा दिया जाता है, निश्चित काल के लिए बढ़ा दिया जाता है। और उसके बाद एक ट्रीटी आता है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। उसमें भारत साइन नहीं करता है, कहता है कि ये पक्षपातपूर्ण, यानी कि एक तरीके से पार्शियल है। ये कुछ लोगों को परमाणु बम बनाने की आज़ादी देता है, कुछ लोगों को बैन करता है। तो 1995 में भारत ने उस पर साइन नहीं किया। और 1998 में यानी 1998 मई में भारत ने एक तरीके से परमाणु परीक्षण किया। और ये परीक्षण पहले के परीक्षण से कुछ अलग थे। इसमें भारत ने न्यूक्लियर बम के साथ साथ हाइड्रोजन बम को भी यूज़ किया था। इसमें फिजन और फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूज़न, यानी कि नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन